हेलो दोस्तों। पिछले 11 जनवरी को मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जो कि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के ऊपर था। मैं पूरी एक नई प्रोसेस वोटिंग सिस्टम की एक नई प्रोसेस को मैं प्रपोज कर रहा हूँ और वो वीडियो के अंदर मैंने बहुत सारी डिटेल्स कवर की थी, बहुत सारे हिस्टोरिकल एग्जांपल्स कवर किए थे और वो सारे इश्यूज़ को मेरी नई इलेक्टोरल सिस्टम या तो वोटिंग सिस्टम कैसे एड्रेस करती है या तो नलीफाई करती है, उसके बारे में डिटेल में मैंने बताया था। क्योंकि वो वीडियो कुछ ज़्यादा ही डिटेल्स कवर कर रहा था, वो वीडियो बना था 2 घंटे और 24 मिनट का और बहुत सारे लोगों को वो थोड़ा कुछ ज़्यादा लगा था। तो उन्होंने मुझे कहा कि भाई छोटे छोटे वीडियोस बनाओ, छोटे छोटे एग्जांपल्स कवर करो और फिर लोगों को ये समझाओ कि ये वोटिंग सिस्टम कैसे बेनिफिशियल है। तो उसी रिकमेंडेशन को ध्यान में रखते हुए मैं आज आपके सामने मेरी नई वोटिंग सिस्टम, प्रपोज्ड वोटिंग सिस्टम का एक समरी वीडियो लेकर आया हूँ, जिसके अंदर मैं आपको विदाउट कोई ज़्यादा एग्जांपल मैं आपको सिर्फ समरी बताऊंगा कि भाई ये क्या है नई चीज़, और फिर आने वाले दिनों में हम लोग दूसरे एग्जांपल वाले छोटे छोटे वीडियोस बनाएंगे। फिर शुरू करते हैं। हमारे साथ जो अब हम लोग जो वोटिंग सिस्टम को फॉलो करते हैं, वोटिंग मेथड को फॉलो करते हैं, उसको बोलते हैं फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। और पिछले करीबन 70 साल से ऊपर के समय से हम लोग यही उसी को फॉलो कर रहे हैं। यदि हम लोग 1950 के फर्स्ट इलेक्शन को ध्यान में रखें तो आज उसको 70 ईयर्स से ज़्यादा हो गया है और उसमें हमने जो आज तक सीखा है वो उसमें सबसे बड़ा इश्यू होता है वोट बैंक पॉलिटिक्स का। वोट बैंक पॉलिटिक्स आज की तारीख में हमारे साथ अभिन्न अंग हो गया है। वोट बैंक पॉलिटिक्स का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ माइनॉरिटीज़ की बात करूँ या तो इवन हिंदू समुदाय के अंदर कुछ पिछड़े हुए वर्ग की बात करूँ। वोट बैंक आज की तारीख में महिलाएं भी है, वोट बैंक आज की तारीख में किसान भी है, वोट बैंक आज की तारीख में अपर मिडिल क्लास भी है, वोट बैंक आज की तारीख में कुछ हद तक मैं राजपूतों भी कहूँगा, क्योंकि बहुत सारी जगह उनके वोट्स को एक जगह एक साइड करने की कोशिश होती है। वोट बैंक आज की तारीख में ब्राह्मण भी है। तो वो था एक जमाना जब एक या दो पर्टिकुलर समुदाय के साथ वोट बैंक पॉलिटिक्स की शुरुआत हुई थी, लेकिन आज की तारीख में इन पॉलिटिशियंस ने पिछले 30-40 साल के अंदर हमारे हर एक समुदाय को बांट दिया है। जैसे मैं कह रहा हूँ, महिलाओं को भी इन्होंने वोट बैंक के हिसाब से आजकल यूज़ करना चालू किया। जब राहुल गांधी या प्रियंका गांधी या फिर अरविंद केजरीवाल जब ये बोलते हैं कि मुझे महिला सशक्तिकरण का काम करना है, मुझे महिलाओं को आगे लेके आना है, उनको मुझे नहीं मालूम 30-40 साल से काम करने के होने के बावजूद भी उनको आज भी ये लगता है कि उनको आगे लेके आना है। फिर जब वोट बैंक, देखिए वोट बैंक पॉलिटिक्स करके ये लोग करते क्या है, ये लोग उनके खुद के काम करते हैं, उनके वेस्टेड इंटरेस्ट को सेटिस्फाई करते हैं, उनके बिजनेसेस को आगे बढ़ाते हैं और उनके बिजनेसेस को आगे बढ़ाने के लिए उनको जो भी करप्शन करना पड़ता है वो करते हैं। और जब वो करप्शन करते हैं तब डेफिनेटली करप्शन से पैसा मिलता है, तो किसी भी आदमी की लालच बढ़ती जाती है। करप्शन आज इस हद तक बढ़ गया है कि कोई भी काम आपका करप्शन के बिना आज की तारीख में नहीं हो रहा है। और जब करप्शन होता है मतलब गलत तरीके से कमाया हुआ पैसा होता है, गलत तरीके से पैसा कमाने के रास्ते होते हैं और उसके रास्ते में यदि मान लो कोई भी दूसरा आता है, चाहे वो सामने वाला भी करप्ट हो या सामने वाला ऑनेस्ट भी हो, उनको रास्ते से हटाने की प्रक्रिया को मैं बोलता हूँ क्रिमिनलाइजेशन। और जब ये लोग कुछ हद तक गलत लोग ही बन चुके हैं तो उनके लिए गलत काम करना कोई बड़ी बात नहीं, क्राइम करना कोई बड़ी बात नहीं। और आज की तारीख में क्रिमिनलाइजेशन एक बहुत बड़ा इशू हो चुका है वोट बैंक पॉलिटिक्स के साथ साथ, करप्शन के साथ साथ। हमारे 1/4 से भी ज़्यादा एमपीज करीबन 2004 में ऐसे थे जिनके अगेंस्ट क्रिमिनल केसेस पेंडिंग थे और शायद अभी हम लोग 42 या 44% के आसपास है हमारे एमपी से जिनके अगेंस्ट क्रिमिनल केसेस पेंडिंग है। ऐसा एडीआर की एक रिपोर्ट में आया था और आप चाहो तो ढूंढ सकते हो एमपीज विद पेंडिंग क्रिमिनल केसेस इन दी करंट लोकसभा, आपको बहुत सारे दूसरे लोगों के रिपोर्ट्स मिलेंगे। दूसरा इश्यू है हमारे यहाँ पे, चूंकि अभी वोट बैंक पॉलिटिक्स हो ही चुका है, वोट बैंक के आधार पर ही सारा पॉलिटिक्स का खेल होता है। हर कोई पॉलिटिकल पार्टी अपने प्रत्याशी को किस जाति के वोट्स खींच के लेके आ सकता है उसके हिसाब से खड़ा करता है। तो फिर वोट कटर्स के लिए भी चांदी हो गया, क्योंकि वोट कटर्स जो छोटे समुदाय, मतलब वैसे छोटा नहीं लेकिन उनकी आबादी कम होती है, मान लेते 2%, 3%, 4% वाले समुदाय के लोग होते हैं, उनके लीडर खड़े होके बोलते कि भाई मैं आपकी ओपोजिशन वाली पार्टी के वोट काटूंगा, आप हमको क्या देंगे। ऐसा आजकल बहुत हो रहा है और खुलेआम हो रहा है। मतलब बहुत सारे से न्यूज़ आए कि जहाँ पे असदुद्दीन ओवैसी या फिर मायावती जी को वोट कटर्स कहा गया है और प्रियंका गांधी ने तो ऑन रिकॉर्ड एक्सेप्ट किया था कि मेरे सारे प्रत्याशी सिर्फ एनडीए के वोट काटेंगे
महागठबंधन के वोट नहीं काटेंगे। यदि वोट काटने के लिए आपको किसी प्रत्याशी को खड़ा करना है तो क्या आप हमारे साथ मजाक नहीं कर रहे हो? तो वोट कटर्स एक ज्यादा बड़ा इश्यू हो गया, क्योंकि वोट कटर्स को पैसा मिलता है दूसरी ओपोजिशन वाली पॉलिटिकल पार्टीज के वोट काटने के, सपोर्ट मिलता है। और मान लो कि डायरेक्ट कैश नहीं मिलता होता है तो फिर वो मान लो कि जीतता है, तो जीतने के बाद बहुत सारे बाद में 4-5 साल तक दूसरे बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते रहते हैं, जो कि काफी हद तक करप्शन और क्राइम के ही अंजाम होते हैं। अभी ऐसा हो गया कि मान लो कि 98 या 99% लोग इसी प्रकार से अपना खेल करते हैं पॉलिटिक्स के अंदर, या पार्टीज की बात करें तो जो ईमानदार है और एबल लोग हैं उनके लिए इलेक्शंस जीतना बहुत मुश्किल हो गया, क्योंकि ये जो ईमानदार होता है ना वो कभी गलत काम करने के लिए तैयार नहीं होता, और जब वो गलत काम करने के लिए तैयार नहीं होता तो उसके लिए जीतना काफी हद तक असंभव होता है। हम सीधा एग्जाम्पल लेते हैं, यदि कृष्ण भगवान ने महाभारत के युद्ध के अंदर अर्जुन को बहुत सारी जगह एंकरेज नहीं किया होता है कि आप अपने बाण चलाओ, सामने कोई भी हो अपनी ईमानदारी को साइड में रख के बाण चलाओ, सामने वाला योद्धा है, तो कुछ हद तक यहाँ पे बात हो सकती है। लेकिन यहाँ पे कुछ ईमानदार होते हैं कि वो गलत काम नहीं करते, और करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जिस दिन आप गलत काम करते हो उसके बाद आप ईमानदार नहीं रहते हो। और एक बार आपको वो आदत लग गई, एक बार आप गलत काम की संगत में आ गए, तो फिर वहां से पीछा छोड़ाना मुश्किल है। आज के जो हालात है कुछ, मेरा ऐसा मानना है कि हर कोई पॉलिटिशियन इतना गंदा नहीं था, लेकिन मजबूरी हो चुकी थी एक समय के बाद कि इनको गलत रास्ते अख्तियार करने पड़ रहे थे वोट्स को जीतने के लिए। आखिरी पॉइंट है, प्रोसेस खुद एक मुझे थोड़ी गलत लग रही है, क्योंकि इसमें ऐसा है कि आपको 35% वोट मिलते हैं और आप ही सबसे ज़्यादा वोट पाने वाले हैं, तो आप जीत जाते हो। और आप जीतते हो तब ये होता है कि बाकी की 65% आबादी जिन्होंने आपकी फेवर में वोट नहीं किया था, आप उनको भी रिप्रेजेंट करते हो। उनकी चॉइस कोई और था, लेकिन आप उनके लिए रिप्रेजेंटेटिव बन जाते हो। ये गलत है, काफी हद तक गलत है। किसी भी जीते हुए प्रत्याशी को कम से कम 50% वोट तो मिलने ही चाहिए। और सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूँ, इलेक्शन कमीशन की 170th रिपोर्ट जो कि 1999 में पब्लिश हुई थी, आज हम लोग 22 साल के बाद बात करें उसके बारे में, उसमें भी यही रिकमेंडेशन था कि जीते हुए विनर को, मतलब प्रत्याशी को, कम से कम 50% वोट तो मिलने चाहिए, तभी जाके वो मान सकते हैं कि ही इज गोइंग टू रिप्रेजेंट रिलेटिवली एंटायर पॉपुलेशन। दूसरा इसमें फ्लो ये है कि मान लो कि आपको 50%, 60%, 70% वोट भी मिलते हैं, जो कि बहुत सारी सीट्स पे लोगों को मिले, तो क्या गारंटी है कि आप बाकी के 30% लोगों को आप न्याय दिलाएंगे, आप उनके लिए काम करेंगे जिन्होंने आपको वोट नहीं किया? क्योंकि आपको दूसरी बार जीतने के लिए उनके वोट्स की जरूरत ही नहीं है। दूसरी बार जीतने के लिए आपको पिछली बार जिन 70% लोगों ने वोट दिए थे उसमें से भी 10% कम हो जाते हैं तो भी आप जीत जाते हो। और यही कंसेप्ट है सेफ सीट का। आपने बहुत सारी बार न्यूज में सुना होगा कि ये पार्टी का गढ़ है, या तो ये पार्टी की सेफ सीट है, यहाँ पे इनको कोई हरा नहीं सकता, क्योंकि 50% वोट मैनेज करना वो पार्टी के लिए या तो वो उम्मीदवार के लिए वो सीट से आसान बात है, इसलिए उसको सेफ सीट मानते हैं, राइट। तो प्रपोजल ये है जो मैं बताना चाहता हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि नया प्रोसेस ये है कि उसमें ईवीएम कुछ इस तरीके से होगा। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में जो आज की तारीख में चल रहा है वैसे होगा, हर एक प्रत्याशी के नाम होंगे, उनके पार्टी के सिंबल होंगे। अभी डिफरेंस इस तरफ है, हर एक कैंडिडेट के सामने 2 बटन होंगे, एक रेड और एक ग्रीन। हर एक के सामने रेड और ग्रीन। और जब कोई वोटर इलेक्शन पोलिंग बूथ के अंदर जाता है तो उसको हर एक प्रत्याशी को इंडिपेंडेंटली जज करना है कि मुझे ये चाहिए या नहीं, मुझे ये चाहिए या नहीं। फॉर एग्जांपल मैं वोटिंग करने जाता हूँ और मुझे पहले नंबर का कैंडिडेट मुझे ठीक लग रहा है, अच्छा लग रहा है, तो मैं उसके सामने ग्रीन बटन दबाऊंगा। और जैसे ही मैं ग्रीन बटन दबाता हूं तो उसके लिए मेरा वोट हो जाता है +1। दूसरे नंबर का प्रत्याशी मुझे पसंद नहीं है तो मैं रेड दबाऊंगा उसके सामने और उसके सामने मेरा वोट हो जाएगा -1। तीसरे नंबर के बारे में मैं जानता नहीं हूं, ध्यान रखना इस बारे में, मैं जानता नहीं हूं तो मैं कोई भी बटन नहीं दबाऊंगा। ये नई प्रोसेस का एक सबसे बड़ा बेनिफिट भी है कि जिस उम्मीदवार के बारे में आप जानते नहीं हो उसके बारे में आप न्यूट्रल रहो, और वो आपको अलाउ करता है, आप अपनी प्रामाणिकता से आप बोल सकते हो कि मुझे नहीं मालूम। आपको कंपलसरी नहीं कि कोई एक दबाना ही दबाना है। चौथे कैंडिडेट के बारे में भी मेरा विचार उसके अगेंस्ट है तो मैं उसके सामने भी रेड दबाऊंगा और उसका वोट हो जाएगा -1। पांचवे के सामने भी कुछ वैसा ही है, मुझे नहीं ठीक लग रहा है तो मैं उसके सामने भी रेड दबाऊंगा और उसके सामने भी मेरा वोट हो जाएगा -1।
ठीक उसी तरीके से छठा मुझे पसंद है, सातवां भी मुझे पसंद है। दोनों के सामने ग्रीन बटन दबा के आखिरी में जब ब्लू बटन दबाऊंगा तो ये सारे जो वोट है वो सिस्टम के अंदर सेव हो जाएंगे। ये मेरे अकेले के वोट इन 7 प्रत्याशी के बारे में है। देखिए यहीं पे फिर से मैं आपको लगता है तो ये पार्ट फिर से दिखेगा। सबके सामने कोई भी एक बटन दबाना है, आप चाहो तो इग्नोर कर सकते हो, चाहो तो आप सबके सामने भी लाल दबा सकते हो, आप चाहो तो सबके सामने भी ग्रीन दबा सकते हो, आप चाहो तो सबको भी छोड़ सकते हो और सीधा डायरेक्ट ब्लू बटन दबा सकते हो। आपके वोट्स पॉजिटिव या नेगेटिव वोट्स सिस्टम के अंदर तभी से होंगे जब आप आखिरी में ब्लू बटन दबाएंगे। और मान लो कि कुछ ऐसे 10 वोटर्स पोलिंग बूथ तक गए हैं और जैसे मैंने पहले बताया था कि मुझे पसंद था, मान लो कि अभी ये वोटर नंबर 1 है, वो पहले कैंडिडेट को पसंद कराया तो वो उसके सामने ग्रीन बटन दबाते ही उसका वोट हो गया +1। कुछ वैसा ही वो दूसरे के बारे में कुछ जानता नहीं तो उसके सामने कोई बटन नहीं दबाता तो 0 हो जाएगा। तीसरे उम्मीदवार को भी वो पसंद करता है तो ग्रीन बटन दबाया, ग्रीन बटन दबाते ही उसका वोट, ये वोटर का वोट ये उम्मीदवार के लिए +1 हो जाएगा। अभी नंबर 4 और नंबर 5 को पसंद नहीं करता है तो वो दोनों के सामने रेड दबाएगा। नंबर 6 को बारे में जानता नहीं तो कोई भी नहीं, कुछ भी नहीं करेगा तो छोड़ देगा तो उसके सामने उसका वोट हो जाएगा 0। और कुछ नंबर 4 और 5 के जैसा ही वो नंबर 7 के बारे में सोचता है, उसको भी वो रिजेक्ट करना चाहता है तो -1 हो जाएगा। और आखिरी में जब ब्लू बटन दबाता है तब ये सारे वोट सिस्टम के अंदर सेव हो जाएंगे। फिर नंबर 2 वोटर जाता है पोलिंग बूथ के अंदर, उसको नंबर 1 कैंडिडेट नंबर 1 कैंडिडेट नंबर 2 और कैंडिडेट नंबर 3 पसंद नहीं है तो तीनों के सामने वो लाल बटन दबाते ही उसके वोट हो जाएंगे -1। फिर नंबर 4 और नंबर 5 उसको पसंद है तो उसके सामने वो ग्रीन दबाएगा और +1 हो जाएंगे। और नंबर 6 और नंबर 7 उसको नहीं पसंद है तो लाल बटन दबाएगा और -1 हो जाएगा उसके वोट और आखिरी में ब्लू बटन दबा के वो निकल जाएगा। कुछ इसी तरीके से 10 वोटर्स पोलिंग बूथ में गए हैं तो पहले कैंडिडेट के लिए 10 के 10 लोगों ने जो वोटिंग की है उसके पॉजिटिव वोट का टोटल होगा, उसके नेगेटिव वोट का भी टोटल होगा। जैसे पॉजिटिव वोट का टोटल इसके केस में होता है कि 1 2 3 और 4 तो +4 हो गए। नेगेटिव वोट्स का टोटल उसका होगा 1 2 3 और ये 4 तो -4 हो गए। तो 4 - 4 उसका नेट वोट होता है 0। कुछ वैसा ही कैंडिडेट नंबर 2 के केस में होगा, उसके टोटल पॉजिटिव वोट्स 3 थे और नेगेटिव वोट्स 5 थे तो उसका नेट वोट हो जाएगा -2। और इसी तरीके से 7 के 7 प्रत्याशी के वोट्स को टोटल करते हैं तो इसमें मुझे लगता है कि नंबर 5 ऐसा कैंडिडेट था जिसको हाईएस्ट पॉजिटिव वोट्स मिले हैं और कम से कम नेगेटिव वोट मिले हैं। उसका नेट भी बनता है +8 जो कि इन सबसे नेट वोट हाईएस्ट है। देखिए इसमें ऐसा होता है कि जब आपको कम से कम माइनस या तो रेड बटन या तो नेगेटिव वोट्स लाने हैं और आपको ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव वोट्स लाने हैं हर एक वोटर्स के पास से, तो आप न किसी भी वोट बैंक के फेवर में बात कर सकते हो या किसी भी समुदाय के फेवर में बात कर सकते हो या उसके अगेंस्ट बात कर सकते हो। तो वोट बैंक पॉलिटिक्स ऐसा चीज़ हो जाएगा कि यहीं पे खत्म हो जाएगा। जब आपको हर एक समुदाय के लोगों से आपको पॉजिटिव वोट लेके आना है और कम से कम नेगेटिव वोट लेके आना होता है तब आप किसी भी समुदाय के फेवर में या उसके अगेंस्ट बात नहीं कर सकते। इनफैक्ट कोई दूसरा समुदाय का लीडर भी आके बोलता है कि हमारा पूरा समुदाय इस कैंडिडेट के फेवर में पॉजिटिव वोट करेंगे तो बाकी के समुदाय देख रहे हैं वो, और मान लो कि बाकी के समुदाय देख रहे हैं और उन्होंने तय किया कि इस तरीके से एक ये समुदाय वाली बात नहीं चलनी चाहिए, बस अच्छे काम करने वाले लोगों को वोट मिलने चाहिए। तो ऐसा भी हो सकता है कि बाकी के समुदाय वाले वो कैंडिडेट के अगेंस्ट नेगेटिव वोट करें तो वोट बैंक पॉलिटिक्स यहीं पे खत्म हो जाता है। जहां तक करप्ट पॉलिटिशियंस की बात है तो उनको भी हराना आसान होता है। करप्ट पॉलिटिशियंस आसानी से, करप्ट और क्रिमिनल्स में बोल दूंगा कि करप्ट और क्रिमिनल ऐसे पॉलिटिशियंस है जिनको आसानी से माइनस नेगेटिव वोट्स 33% तो मिलेंगे ही मिलेंगे। जब किसी भी करप्ट और क्रिमिनल को माइनस वोट 33% मिलता है तो उसके जीतने के लिए उसके नेट वोट जो होते हैं वो पॉसिबल होते हैं, वो मैक्सिमम 34% होंगे, उसके आगे वो नहीं निकल सकता क्योंकि -33% वोट प्लस 33% वोट को 0 कर देगा, बच्चा 34%, तो 34% के आगे वो किसी भी हालत में नहीं जा सकता। और जब वो 34% के आगे वो नेट वोट उसके हो नहीं सकते तब दूसरे कैंडिडेट्स जो कि ईमानदार है, ऑनेस्ट है, उनको कोशिश करनी होती है कि उनके खुद के नेगेटिव वोट, नेट नेगेटिव वोट कम हो और पॉजिटिव वोट्स ज़्यादा हो ताकि 34% से थोड़ा आगे निकल के 35% नेट वोट पाए, 36% नेट वोट पाए। और
तो कुछ इसी तरीके से काम होगा। मान लो कि ये आज के ज़माने के ये दोनों कैंडिडेट है जो कि आज के ज़माने में जिस तरीके, तो शायद उनका कुछ अच्छा खासा तगड़ा फैन फॉलोइंग होगा, लेकिन इनके ये जो नेगेटिव वोट जो है वो बढ़े हैं एज कम्पेयर टू दिस। मान लो कि ये पूरा इधर से ईमानदार है, जिसका हर एक जाति या समुदाय या हर एक प्रकार के सेक्शन, चाहे वो किसान है, चाहे वो बिजनेसमैन है, चाहे वो कर्मचारी वर्ग है, चाहे वो मतलब क्या बोलते हैं कि सोशल वर्कर भी है, कुछ भी प्रोफेशन से कनेक्टेड है, वो उसका हर एक समुदाय के हर एक सेक्शन के अंदर उसका अच्छा स्टैंडिंग है, तो कैंडिडेट 1 को मैक्सिमम पॉजिटिव वोट्स लेके आना थोड़ा आसान होता है और मिनिमम नेगेटिव वोट लेके आना भी आसान होता है। और जब आप समझ लो कि आपको 90%, यहाँ पे मैं जो बात कर रहा हूँ 1 लाख वोटर्स पोलिंग बूथ तक है उनकी बात कर रहा हूँ, और मान लो कि 90% आपको पॉजिटिव वोट्स लेके आने हैं और 80% या 70% पॉजिटिव वोट्स लेके आने हैं, तो वोट बैंक के लिए तो कोई रास्ता बचा नहीं, वोट बैंक पॉलिटिक्स का कोई स्कोप नहीं यहाँ पर। और मिनिमम जो है नेगेटिव वोटिंग वोट्स लेके आने हैं, तो अगेन आपको सिर्फ न्याय ही करना पड़ता है, आपको सिर्फ यही एश्योर करना पड़ता है कि हर एक सरकारी सुविधा सुचारू रूप से चले, और उसमें कुछ खामियां हैं तो वो लोग लॉ मेकर से, एमएलएज एंड एमपीज लॉ मेकर है। हाँ, छोटी बॉडी के जो मतलब लोकल बॉडीज होती है उसमें वो लोग लॉ मेकर्स नहीं होते, लेकिन उनके पास भी बहुत सारे राइट्स होते हैं जो लोकल लेवल पे अफेक्ट होते हैं। तो ये लोग लॉ मेकर हैं, काम करेंगे, नए कानून बनाएंगे, और जब नए कानून बनाते हैं तब आसानी से मतलब उनका वहन करना भी आसान लगे, क्योंकि वेस्टेड इंटरेस्ट तो बीच में है नहीं। तो बस मेरा यही है कि जब आपको मैक्सिमम ग्रीन बटन या तो पॉजिटिव वोट्स लेके आने हैं और मिनिमम नेगेटिव वोट लेके आने हैं, तो बहुत सारा हम लोग पॉलिटिकल जो अभी गंद मचा के रखा है लोगों ने, वो हम लोग क्लीन कर पाएंगे विद इन 5 to 10 years ऑफ टाइम। तो इसके ये जो बता रहा हूँ मैं, इसके बेनिफिट्स क्या है। जब वोट बैंक पॉलिटिक्स ही नहीं हो पाएगा, तो जो जीते हुए जो रिप्रेजेंटेटिव होंगे वो कोशिश करेंगे कि कम्युनल हार्मनी बनी रहे, इंटर कास्ट रिलेशनशिप्स अच्छी रहे, जो कास्ट लेवल पे डिस्क्रिमिनेशंस होते हैं वो न के बराबर हो। और हम तो चाहते ही नहीं, वो पॉलिटिशियंस ने जानबूझ के बड़े बड़े इश्यूज बनाए, छोटे छोटे चीज़ों को इशू बना दिए। वो छोटे छोटे इश्यूज को भी आसानी से रोका जा सकता था, और दूसरी बार न हो वही कोशिश करनी थी, लेकिन इश्यूज बनते जानबूझ के, क्योंकि पोलराइजेशन हो। जब पोलराइजेशन होता है तब जिस साइड पोलराइजेशन सबसे ज़्यादा होता है उसके लिए जीतने के चांसेस आसान हो जाते हैं। तो जब कम्युनल हार्मनी बढ़ेगी तो बिजनेस आसान होगा, इंटर कम्युनल बिजनेस भी अच्छा होगा, इंटर कास्ट भी बिजनेस बढ़ेंगे और हर एक लोगों को बेनिफिट होगा। करप्शन सीधी बात है, जब आप ईमानदार को चुन के लेके आते हो तो वो खुद तो करप्ट होते ही नहीं, वो सरकारी कर्मचारियों को भी कोशिश करेंगे कि वो लोग भी करप्शन ना करे या तो कम करे, कोशिश करेंगे कि वो करप्शन से रुक जाए। और जब करप्शन से रुकते हैं तब जो ऊपर से जो पैसा आता है, जहाँ पे 100 रुपये खर्चे करने होते हैं वहाँ पे 100 रुपये ही खर्चे होते हैं और पब्लिक को बेहतर सुविधाएं मिलती है, बेहतर बेनिफिट्स मिलते हैं। दूसरा, इलेक्शन के दौरान आज की तारीख में बहुत हो गया कि भाई कैश फॉर वोट होता है, बहुत सारे लोगों को बहुत सारे बेनिफिट्स, अनड्यू बेनिफिट्स और आई वुड से भी गलत तरीके के बेनिफिट दिए जाते हैं उनके वोटिंग पैटर्न को इन्फ्लुएंस करने के लिए। तो वो भी रोका जाएगा, क्योंकि जब किसी भी व्यक्ति को मालूम पड़ता है, किसी भी एक एरिया में मालूम पड़ता है कि वो एक काम गलत काम हो रहा है, लोगों को पार्टियां दी जा रही है, लोगों को कैश दिया जा रहा है, तो बाकी के लोग देख रहे हैं उनको, वो लोग जो इनको गलत बेनिफिट दे रहा है उसके अगेंस्ट नेगेटिव वोट करेंगे, तो बात खत्म। जो भी यहाँ पे मेहनत की है वो इस तरफ से आने वाले नेगेटिव वोट्स की इफेक्ट को काट देंगे और उसके लिए ऑलमोस्ट सर्वर इक्वल हो जाएगा, या तो फिर नेट नेगेटिव हो जाएगा वो कैंडिडेट। क्योंकि वो पॉसिबल नहीं होगा तो फिर उनके लिए बहुत सारा पैसा भी बचेगा, पार्टीज के लिए, कैंडिडेट्स के लिए। और दूसरा है कि वोट कटर्स के लिए भी कोई जगह नहीं बचती इसके अंदर, क्योंकि यहाँ पे हर एक उम्मीदवार को, हर एक वोटर इंडिपेंडेंटली वोट करता है। ऐसा नहीं कि मैं इसको वोट दूंगा तो इसको नहीं दूंगा और बात खत्म। हर एक उम्मीदवार को हर एक वोटर अपना इंडिपेंडेंट वोट देता है, तो वोट कटर्स के लिए भी कोई जगह नहीं बचती और उनकी कॉस्ट भी काफ़ी हद तक कम हो जाती है, क्योंकि उनको पैसा देना पड़ता है, उनको बेनिफिट्स देने पड़ते हैं। और जब वोट कटर्स की पिक्चर के बाहर हो जाएंगे तो करप्शन भी काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। अभी कुलदीप सिंह सेंगार को सुप्रीम कोर्ट ने पनिश किया, वो जेल में है, उसके बावजूद भी उनकी धर्मपत्नी जी को यूपी के अंदर जिला पंचायत इलेक्शंस के अंदर नॉमिनेशंस दिया गया था। हालांकि बाद में वापस ले लिया गया, थोड़ा कुछ ज़्यादा ही लोगों ने हल्ला मचा दिया कि ये गलत हो रहा है, तो
बीजेपी को लगा कि ये गलत हो रहा है, तो उन्होंने वो नॉमिनेशन वापस ले लिया। लेकिन एक कन्विक्टेड रेप और मर्डर कन्विक्टेड व्यक्ति को, उसकी पत्नी को टिकट क्यों दे हम लोग? जब नेगेटिव वोट का डर होगा तो कोई भी पार्टी ये काम करने से अचकेगी। जब कोई भी पार्टी क्रिमिनल बैकग्राउंड के लोगों को या उनके परिवार वालों को टिकट नहीं देगी तो डेफिनेटली क्रिमिनलाइजेशन कम हो जाएगा। और जैसे मैंने कहा कि वो प्रोसेस खुद लॉजिकल थी, तो यहाँ पे तो वो सारे बेनिफिट्स है। कोई भी नया खिलाड़ी जो आता है, जो जिसको मतलब कुछ ज़्यादा ही कोई पॉलिटिकल पार्टी का बेस नहीं है, सपोर्ट नहीं है, कोई नया प्रत्याशी अपने आप को नॉमिनेट करता है, वो फाइल करता है, इलेक्शन लड़ने की ट्राई करता है और वो कोशिश करता है कि मैं हर एक लिए काम करूँ, वो पब्लिक को समझा पाता है, तो अगेन हर एक वोटर इस कैंडिडेट को भी इंडिपेंडेंटली चुनेगा। और मान लो कि वो मैनेज कर लेता है हाईएस्ट पॉजिटिव वोट्स और लोएस्ट नेगेटिव वोट्स को, तो इंडिपेंडेंट और ऑनेस्ट लोगों के लिए जीतना भी आसान बन जाता है। दूसरे बेनिफिट्स है, इसके भी वोटिंग बढ़ जाएगा। आज की तारीख में बहुत सारे लोग मानते हैं कि मेरे वोट से रिजल्ट्स में कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, और वो बात कुछ हद तक, बहुत सारे हद तक सही भी है। मान लो कि किसी को 60% वोट मिलने वाले हैं और आप उसके फेवर में वोट नहीं करने वाले हो, तो आप जिसके भी फेवर में वोट करोगे वो जितना तो है ही नहीं, वेस्टेज ऑफ वोट है ही। आप चाहो तो ये सर्च कर सकते हो गूगल में या तो इंटरनेट पे कि भाई वेस्टेज ऑफ वोट्स इन फर्स्ट पास द पोल सिस्टम। ढेर सारा मटेरियल, ढेर सारे लोगों ने इसको मैसेज किया। और जब वेस्टेज ऑफ वोट करें, लोग क्यों जाएंगे, लाइन में खड़े रहेंगे, वो प्रोसेस को करेंगे और बाकी की सारी मेहनत करेंगे जब उनके वोट का कोई अंजाम नहीं होने वाला है। ये जो प्रोसेस है उसमें हर एक वोटर के वोट का एक इम्पैक्ट है, हर एक वोटर के एक वोट का, क्योंकि हर एक वोटर एक एक कैंडिडेट को इंडिपेंडेंटली वोट कर रहा है। चाहिए नहीं चाहिए, चाहिए नहीं चाहिए, नहीं चाहिए नहीं चाहिए और चाहिए, तो वोटिंग बढ़ जाएगा। जैसे ही वोटिंग बढ़ेगा तो नेचुरली मैं तो कहता हूँ कि डेमोक्रेसी वही स्ट्रॉन्ग होती है जिसमें डेमोक्रेसी वही स्ट्रॉन्गेस्ट होती है जिसमें 100% लोग वोट करें। हालांकि ये आदर्श परिस्थितियाँ है, ये पाना अचीव करना मुश्किल है, लेकिन यदि 85 या 90% वोटिंग या 95% वोटिंग भी होने लगा तो मैं कहता हूँ कि काफ़ी हद तक बहुत बड़े पैमाने पर सुधार होंगे हमारे पॉलिटिकल इकोसिस्टम के अंदर। बहुत सारी बार ओपोजिशन पार्टियां सिर्फ ओपोजिशन में बैठने के बाद कोशिश करती है कि गवर्नमेंट कोई अच्छे इनिशिएटिव ना ले पाए, अच्छे काम ना कर पाए, तो लोग मिसलीड करते हैं और ओपोजिशन वाले कुछ भी कोई भी लॉजिक बना के हर एक मुद्दे को ओपोज करते हैं। जैसे कि आरजेडी एमपी थे मनोज कुमार झा, जब आर्टिकल 370 रिमूव करने के लिए कुछ डिस्कशन चल रही थी राज्यसभा के अंदर, रिपील करने के लिए डिस्कशन चल रही थी राज्यसभा के अंदर, तब मनोज कुमार झा ने कहा था ओपनली ऑन रिकॉर्ड कि इफ यू आर रिमूविंग आर्टिकल 370 or repealing Article 370 from the Constitution, you are making way for Kashmir to become Palestine. ये जरूरत नहीं थी आपको, आप ओपोजिशन में हो लेकिन आपको सरकार का सपोर्ट करना चाहिए जो भी अच्छा काम हो रहा है उसके अंदर, और सपोर्ट करना मजबूरी बन जाएगा क्योंकि आपको अगली बार आपके नेगेटिव वोट्स को काटना है। वरना गवर्नमेंट को बोलेगी ना कि भाई इन्होंने इस मुद्दे पे ऊपर बिना वजह हमारे लिए रास्ते पे रोड़े बने थे वो लोग, और वही काफी है। फिर अभी इसके दूसरे भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। प्रोसेस थोड़ी सिंपल है, दूसरे प्रेफरेंशियल वोटिंग के हिसाब से काफ़ी आसान है, और अनएजुकेटेड लोग जो कि आज की तारीख में मोबाइल यूज़ करते हैं वो अपने किसी भी कॉन्टेक्ट को ढूंढते हैं और उसको फ़ोन लगाना तो उसके सामने वो ग्रीन बटन दबाते हैं। और मान लो कि किसी कॉन्टेक्ट को अवॉइड करना चाहते हैं तो उसका कॉल आता है तो उसके सामने लाल बटन दबाते हैं कि इसका कॉल मुझे नहीं लेना है। तो इतना आसान है, बस थोड़ा अवेयरनेस बढ़ाना पड़ेगा। कुछ कंट्रीज के अंदर रन ऑफ इलेक्शंस होते हैं, प्लीज़ ये स्पेलिंग मिस्टेक है, थोड़ा क्लियर करना। रन ऑफ इलेक्शंस होते हैं वो इसमें नहीं करने पड़ते, राइट फ्रॉम फर्स्ट इलेक्शन फर्स्ट प्रोसेस से ही आपको रिजल्ट मिलते हैं। हाँ, इसमें एक चीज़ है कि ये भी पॉसिबल है कि हाईएस्ट नेट वोट मिलने वाला शायद नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन वो फिर भी अगली बार उस दूसरे इलेक्शन में उसको अवॉइड करना आसान है क्योंकि पूरी दुनिया देख रही है कि मान लो कि नंबर 1 कैंडिडेट को नेट वोट -2% है, तो दूसरे लोग देख रहे हैं, और जो पार्टी जीती है उस कैंडिडेट के साथ उनको भी मालूम है कि शायद अगली बार तो दूसरी पार्टी बेहतर कैंडिडेट लेके आएंगी, तो कोशिश करेंगे कि दूसरे इलेक्शन में उसी एरिया से जब दूसरे इलेक्शन होते हैं तब नेट वोट फिर भी काफी हद तक बड़े लेवल पे पॉजिटिव हो। और इसमें चूंकि प्रोसेस सिंपल है तो वोटिंग भी ज़्यादा होगा, और यही सबसे बड़ा बेनिफिट है।
ये हमारे देश के अंदर और दूसरे वर्ल्ड की दूसरी बहुत सारी डेमोक्रेसीज के अंदर इलेक्शंस ईवीएम के थ्रू होते हैं क्योंकि काउंटिंग फास्ट हो। ये ईवीएम के थ्रू भी ये इलेक्शंस किए जा सकते हैं और बैलेट पेपर के भी थ्रू ये मेथड, ये वोटिंग सिस्टम आसान है। उस बैलेट पेपर के अंदर आखिरी में 2 कॉलम प्रोवाइड करने हैं। एक कॉलम के अंदर बैकग्राउंड थोड़ा ग्रीन कलर का होगा, दूसरे कॉलम में बैकग्राउंड थोड़ा रेड कलर का होगा, थोड़ा सा, और हर एक के सामने थप्पा मारना है और वोट फोल्ड करके डिपॉजिट कर देना है बैलेट बॉक्स के अंदर। दूसरी जो प्रेफरेंशियल सिस्टम है या लिस्ट सिस्टम है उससे इसमें टाइम भी कम लगता है, तो काफ़ी हद तक दूसरे ऑप्शंस के हिसाब से ये मेथड बहुत इजी है और हम लोग आसानी से इसको कर पाएंगे और इवन कैलकुलेशन, वोट कैलकुलेट करने में भी टाइम कम लगेगा। अच्छा, ये जो प्रपोजल है उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी भी तगड़ी है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक आर्टिकल 19(1), उसका सबसेक्शन 1 और उसका सबसेक्शन A that allows us freedom of speech and expression और स्पीच का फ्रीडम, इन पर्टिकुलर एक्सप्रेशन आई वुड से तभी सही है जब आप किसी भी वोटर को बाध्य ना करो कि भाई आपको किसी एक को वोट करना है और आपको मान लो कि कोई ठीक नहीं लग रहा है तो आप नोटा दबा के चले आओ। ये थोड़ा रिस्ट्रिक्शन कहूंगा मैं इलेक्शन प्रोसेस का। वोटर चाहे तो 3 लोगों को पसंद कर सकता है, चाहे तो बाकी के 4 को मना कर सकता है, और किसी 8वें को बारे में नहीं मालूम है तो उसको छोड़ के जा सकता है। दैट इज राइट फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। आप चाहो उसको हाँ बोलो, आप चाहो उसको ना बोलो, और आप चाहो उसको छोड़ दो कि भी मुझे नहीं मालूम इसके बारे में। दैट इज प्रॉपर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, ना कि ना भाई आपको किसी एक को चुनना है और आपका काम खत्म। ये गलत है, थोड़ा सही भी लग रहा है। और ऐसा भी नहीं कि मैं नेगेटिव वोटिंग की बात कर रहा हूँ, तो आज से पहले नेगेटिव वोटिंग की कभी बात हुई नहीं है। 173 कोर्ट ऑफ 1999 ऑफ लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने भी ये कहा था कि नेगेटिव वोट, यानी कि उस वक्त खैर नेगेटिव वोट का कंसेप्ट सिर्फ नोटा तक सीमित था। किसी ने नोटा के आगे सोचा नहीं है, इसलिए मालूम भी नहीं होता कि नोटा से आगे भी कुछ दूसरे ऑप्शन है। तो यहाँ पे भी इन्होंने यही कहा था। मैं चाहता हूँ कि आप ये URL से ये रिपोर्ट डाउनलोड करें। पेज नंबर 69 पे ये पूरा प्रपोजल है अल्टरनेटिव मेथड ऑफ इलेक्शंस के अंदर। आप पढ़िए, आपको मालूम पड़ेगा कि मैं जो बताने जा रहा हूँ कुछ नया नहीं है, इसके ऊपर पहले से एफर्ट्स हुए हैं। हालांकि मैं जो बता रहा हूँ एग्जैक्टली उसी फॉर्मेट में नहीं बताया इन्होंने, थोड़ा अलग तरीके से है। तीसरा एक है कि सुप्रीम कोर्ट जब नोटा बटन के बारे में अपना जजमेंट सुना रही थी तब उन्होंने एक बहुत बड़ा एक स्ट्रॉन्ग कमेंट किया था कंक्लूजन के अंदर, और आखिरी लाइन थी, दिस सिचुएशन palpably tells us the dire need of negative voting। आज की बात नहीं बोल रहा, मतलब आज 2021 में ही, जजमेंट 2013 में आया था। उस वक्त भी सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि ऐसा होना चाहिए। खैर, होना तो बहुत कुछ चाहिए, लेकिन कोशिश करते हैं कि भाई ये प्रोसेस जल्दी से जल्दी इंप्लीमेंट हो। ये सुप्रीम कोर्ट की बात है। और आगे क्या होना चाहिए, तो आगे जहाँ तक मेरा बात है तो मैं कोशिश करूँगा कि ये प्रोसेस इंप्लीमेंट हो, जल्द से जल्द इंप्लीमेंट हो, क्योंकि इसके लीगल रास्ते हैं। मैं उसी को फॉलो कर रहा हूँ। मैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, लॉ कमीशन ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया और होम मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया को ये प्रपोजल के बारे में डिटेल रिपोर्ट सबमिट कर रहा आने वाले दिनों में। फिर भी काम नहीं बनेगा तो कोशिश करेंगे कि हम लोग सुप्रीम कोर्ट में जाएं। लेकिन मैं चाहता हूं कि इस मुहिम के अंदर हम सब इंडियन पार्टिसिपेट करें। अभी आपके लिए मेरी एक रिक्वेस्ट है, आप चाहो तो इस वीडियो को बार बार देखो, जब तक आपको समझ में नहीं आया तब तक आप देखिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं आने वाले दिनों में ढेर सारे ऐसे छोटे छोटे वीडियोस बना के आऊँगा, 5 मिनट के, 10 मिनट के, जिसमें आपको अलग अलग एग्जाम्पल के बारे में बात करूंगा और उसमें ये वोटिंग सिस्टम कैसे कारगर होती है उसके बारे में एक्सप्लेन करूंगा। आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती, या तो कंफ्यूजिंग या तो गलत लगती है, तो थोड़ा सा फिर से टाइम देके, थोड़ा सा फिर से समझ के, ऐसा लगता है कि भाई आप हमें थोड़ा इसके बारे में ज़्यादा बताइए, तो मैं आप डिस्क्रिप्शन में लिखिए, डिस्क्रिप्शन के नीचे कमेंट में लिखिए, और कमेंट में यदि मुझे लगेगा कि हाँ भाई इनका ये पॉइंट वैलिड है, मैं ठीक से नहीं समझा पाया हूँ, तो कोशिश करूँगा मैं अगले वीडियो में उसको कवर करूँ। हो सके उतना ये वीडियो का YouTube लिंक ही शेयर करिए, ताकि वो लोग भी कल को कमेंट के अंदर, अपने कमेंट सेक्शन के अंदर अपने कमेंट्स डाल सके। एंड यदि आपके आसपास, जैसे आपकी सोसाइटी है, जैसे आपकी क्लब है, आपकी मतलब वहाँ पे ये मेथड से वोटिंग करवाने का कोशिश करिए, आपको मालूम पड़ेगा कि क्या काम होता है। हालांकि मैं आने वाले वीडियो में ये भी एक वीडियो बनाऊंगा कि अपने आजू बाजू में ऐसे कौन कौन से इलेक्शन है जिसका प्रोसेस आपके कंट्रोल में।
वहाँ पे आप इस मेथड से इलेक्शन करेंगे तो मेरा ऐसा मानना है कि आपके जो जिस एनवायरनमेंट आप इलेक्शन करेंगे वहाँ पे भी जूथवाद कम हो जाएगा। वहाँ पे भी वोट बैंक होता ही है लेकिन जूथवाद होता है ज़्यादातर। आप इसकी ब्यूटी को समझिए। तब तक के लिए आपने समय दिया उसके लिए धन्यवाद। हो सके उतना सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, दूसरों को बताइए कैसे वो चल रहा है जो कि आपके फायदे में। थैंक यू।